दोस्तों सोचिए, एक ऐसा समय था जब न पृथ्वी थी, न इंसान, न कोई सभ्यता, सिर्फ अंधेरा था। फिर हुआ ब्रह्मांड का जन्म, फिर बनी हमारी पृथ्वी और धीरे धीरे शुरू हुई प्राचीन भारत की सबसे रहस्यमयी कहानी। आज मोजिम फैक्ट पर हम जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन भारत के महान इतिहास तक की पूरी यात्रा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम समय को लाखों साल पीछे ले जाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये स्क्रिप्ट भारत के प्राचीन इतिहास को बिल्कुल शुरुआत से समझाने के लिए तैयार की गई है, ताकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे और अदर एग्जाम में प्राचीन इतिहास का कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक ना छूटे। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव का विकास, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरा ब्रह्मांड आखिर शुरू कैसे हुआ? वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक बेहद छोटे, गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। फिर अचानक एक विशाल विस्फोट हुआ, एक विशाल धमाका हुआ, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और धीरे धीरे ऊर्जा के कण बने। कणों से तारे और ग्रह और आकाशगंगाएं बनी। हमारा सूरज और पृथ्वी भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। और आज भी ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और वैज्ञानिक अभी तक इसके कई रहस्यों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हम सब, तारे, ग्रह और इंसान इसी ब्रह्मांडीय शुरुआत का हिस्सा हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सौरमंडल की उत्पत्ति की। सौरमंडल की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब साल पहले हुई थी। इसे नेब्यूला थ्योरी भी कहते हैं। शुरुआत में अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था, जिसे सोलर नेब्यूला कहा जाता है। फिर ग्रेविटी के कारण ये बादल सिकुड़ने लगा और बीच में बहुत ज्यादा गर्म और भारी भाग बना। यही आगे चलकर सन यानी सूर्य बना। बाकी बची गैस और धूल सन के चारों ओर घूमती रहीं और छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराकर बड़े होते गए। और फिर धीरे धीरे उनसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बने। इस तरह सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रह मिलकर हमारा सौरमंडल बने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की। तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई थी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि शुरुआत में अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल बना था। धीरे धीरे ये बादल घूमने लगा और इसके बीच में सूर्य बना। सूर्य के आसपास बची हुई धूल और छोटे छोटे पत्थर आपस में टकराने लगे। बार बार टकराने और जुड़ने से एक बहुत बड़ा गोला बनने लगा। यही गोला आगे चलकर हमारी पृथ्वी बनी। उस समय पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, क्योंकि लगातार टकराव हो रहे थे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। भारी चीजें अंदर चली गईं और हल्की चीजें ऊपर रह गईं। इसीलिए पृथ्वी की अलग अलग परतें बनी, जैसे अंदर का केंद्र, बीच की परत और ऊपर की सतह। जब पृथ्वी और ठंडी हुई तब भाप से बादल बने और कई सालों तक बारिश हुई। इस बारिश से समुद्र बने और बाद में धीरे धीरे जीवन की शुरुआत हुई। और यही प्रक्रिया पृथ्वी की उत्पत्ति कहलाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति की। सोचिए, आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले की पृथ्वी बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ बहुत ज्यादा गर्मी थी, बड़े बड़े ज्वालामुखी फूटते रहते थे और आसमान में तेज बिजली चमकती रहती थी। उस समय न कोई इंसान था, न पेड़ पौधे और न ही कोई जानवर, सिर्फ समंदर, गैसें और गर्म वातावरण था। धीरे धीरे समंदर के पानी में मौजूद छोटे छोटे रासायनिक पदार्थ आपस में मिलने लगे। बिजली की चमक, सूरज की गर्मी और धरती की ऊर्जा ने इन्हें बदलना शुरू किया। लाखों करोड़ों सालों तक यह प्रक्रिया चलती रही। फिर एक ऐसा समय आया जब बहुत छोटे जीव जैसे कण बनने लगे। ये इतने छोटे थे कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते थे। यही पृथ्वी पर जीवन की पहली शुरुआत मानी जाती है। शुरुआत के ये जीव सिर्फ पानी में रहते थे। धीरे धीरे इनमें बदलाव होने लगे। कुछ जीवों ने सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाना सीख लिया। इससे हवा में ऑक्सीजन बढ़ने लगी और पृथ्वी का वातावरण रहने लायक बनने लगा। करोड़ों साल बाद छोटे जीवों से बड़े जीव बने। फिर मछलियां, पेड़ पौधे, जानवर और आखिर में इंसान का विकास हुआ। दोस्तों, बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल वह समय कहलाता है जब इंसान ने लिखना नहीं सीखा था। इसलिए उस समय की घटनाएं किसी किताब या किसी लेख में नहीं मिलती हैं। उस समय के बारे में हमें जानकारी गुफाओं की चित्रकारी, पत्थर के औजार, हड्डियों और पुराने अवशेषों से मिलती है। उस समय के लोग जंगलों और गुफाओं में रहते थे। वे शिकार करके और फल फूल खाकर अपना जीवन बिताते थे। धीरे धीरे इंसान ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया, आग जलाना, खेती करना और पशु पालना सीख लिया था। प्रागैतिहासिक काल मानव जीवन की शुरुआत की अवस्था को दिखाता है। जिस समय इंसान लिखना नहीं जानता था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि उस समय के लोग
लोग जंगलों में और गुफाओं में रहते थे, वे जानवरों का शिकार करते थे और फल फूल खाकर अपना जीवन बिताते थे। फिर धीरे धीरे इंसानों ने पत्थर के हथियार बनाना शुरू किया और आग जलाना और बाद में खेती करना भी सीख लिया था। इसी समय को पाषाण काल भी कहते हैं और पाषाण काल को 3 भागों में हम बांटते हैं। एक होता है पुरापाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नवपाषाण काल। दोस्तों, पुरापाषाण काल, ये पाषाण काल सबसे पुराना भाग माना जाता है। इस समय लोग पूरी तरह शिकार और जंगलों पर निर्भर थे। वे लोग गुफा में रहते थे और बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाकर इस्तेमाल किया करते थे। जीवन बहुत ज्यादा उनका कठिन था। फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। इस समय लोगों का जीवन पहले से थोड़ा बेहतर हो चुका था। लोग छोटे और तेज औजार बनाने लगे थे। इन्होंने समूह यानी ग्रुप में रहना शुरू कर लिया था और शिकार के नए नए तरीके अपनाने लगे थे। फिर उसके बाद आता है नवपाषाण काल। ये पाषाण काल का सबसे विकसित भाग था। इस समय इंसान ने खेती करना सीख लिया था, पशुपालन शुरू कर लिया था और लोग एक जगह घर बनाकर रहने लगे थे, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और मानव जीवन में धीरे धीरे सभ्य बनने लगी। इस तरह पाषाण काल मानव जीवन के विकास का शुरुआती दौर माना जाता है, जहां इंसान ने धीरे धीरे शिकार से खेती करना और गुफाओं से घर बनाने तक का सफर तय कर लिया था। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इन तीनों कालों के प्रमुख स्थलों के बारे में, तो पुरापाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल थे। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है, सोहन घाटी, हुनसगी और बेलन घाटी। मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल थे बागौर, आदमगढ़ और सराय नहर राय। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल थे बुर्जहोम, मेहरगढ़ और कोल्डी हवा, चिराग। दोस्तों, फिर उसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि इंसान अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। वह सिर्फ पत्थर के औजारों पर निर्भर रहना नहीं चाहता था। तभी उसने एक नई धातु खोजी, तांबा। धीरे धीरे लोगों ने पत्थर के बजाय तांबे के औजार बनाना शुरू किया था। यही समय ताम्रपाषाण काल कहलाता है। अब लोग जंगलों में भटकने की बजाय गांव बनाकर रहने लगे थे। वे खेती करने लगे, पशु पालने लगे और मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने लगे। कुछ बर्तनों पर रंग और डिजाइन भी बनाए जाते थे। इस समय व्यापार की भी शुरुआत हुई। लोग एक दूसरे से सामान बदलने लगे। मिट्टी और लकड़ी के छोटे घर बनाए जाने लगे, जिससे जीवन पहले से और भी आसान हो गया था। भारत में इस समय कई संस्कृतियां विकसित हुई, जैसा कि आहड़ की आहड़ संस्कृति, नौदा टोली की मालवा संस्कृति और जोरवे की जोरवे संस्कृति। इस तरह ताम्रपाषाण काल मानव जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया, जहां इंसान पत्थर से आगे बढ़कर धातुओं का उपयोग करने लगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यता में से एक थी। ये सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी के आसपास विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। बहुत समय तक लोग इस सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। फिर साल 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की। वहां पुराने मकान, सड़कें, मोहरें और बर्तन मिले। फिर उसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यहाँ भी बड़े शहरों के अवशेष मिले। इन खोजों से पता चला कि हजारों साल पहले भी लोग योजनाबद्ध शहर में रह रहे थे। उनके पास पक्की सड़कें, नालियां, अनाज रखने के गोदाम और व्यापार की व्यवस्था थी। इसी तरह खुदाई और खोज के माध्यम से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको समय बताया, ईसा पूर्व यानी 2500 ईसा पूर्व मैंने जो आपको बताया, इसका फंडा क्या है, ईसा पूर्व और ईसवी का फंडा क्या है, ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ। अब उसके जन्म के बाद आप साल गिनना शुरू करते हैं, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक इसी तरह दुनिया में समय गिनने के लिए एक खास व्यक्ति के जन्म को आधार माना गया है, जिसका नाम था यीशु मसीह। अब ध्यान से समझिए, ईसवी यानी एडी क्या होता है। यीशु मसीह के जन्म के बाद का समय ईसवी कहलाता है। जैसे कि 2026 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1000 ईस्वी, यानी ये सब यीशु मसीह के जन्म के बाद का है। अब हम समझते हैं ईसा पूर्व क्या होता है। ईसा पूर्व यानी बीसी क्या होता है। यीशु मसीह के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है। जैसा कि 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, यानी ये सब समय यीशु मसीह के जन्म से पहले का है। अब इसे लाइन की तरह समझिए, जैसे कि 2500 ईसा पूर्व, फिर 1500 ईसा पूर्व, फिर 500 ईसा पूर्व, और ऐसे करते करते हम 1 ईसा पूर्व पर आ जाएंगे। फिर 1 ईसा पूर्व के आसपास यीशु मसीह का जन्म हो जाता है। फिर यीशु मसीह के जन्म के बाद हम गिनने लगते हैं 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, ऐसे करते करते हम 2026 ईस्वी तक आ चुके हैं। यहाँ बीच के आसपास यीशु मसीह का जन्म माना जाता है। उससे पहले वाला समय ईसा पूर्व और बाद वाला समय ईस्वी कहलाता है। सबसे आसान ट्रिक समझने के लिए ये है, इसलिए ईसा पूर्व यीशु से पहले, ईस्वी यीशु के बाद का समय। और अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण दूं, जब हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता,
2500 ईसा पूर्व की थी, तो इसका मतलब है कि वह सभ्यता यीशु मसीह के जन्म से लगभग 2500 साल पहले मौजूद थी। और अगर आज 2026 चल रहा है तो सोचिए, सभ्यता आज से लगभग 4500 साल पुरानी है। यही कारण है कि इतिहास में ईसा पूर्व और ईसवी का उपयोग समय समझाने के लिए किया जाता है। मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 4500 साल पहले सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसके प्रमुख शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा। ये सभ्यता बहुत विकसित थी। यहाँ के शहर योजनाबद्ध तरीके से बने हुए थे, सड़कें सीधी थी, घर पक्की ईंटों के बने हुए थे और नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार भी मिला। लोग खेती और पशुपालन करते थे। वे गेहूं और जौ और कपास उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, गहने पहनते थे और व्यापार भी करते थे। लोथल में एक बंदरगाह भी मिला जिससे समुद्री व्यापार का पता चला। बच्चों के खिलौने, मूर्तियां और मोहरें भी मिली और उन लोगों की अपनी भाषा यानी अपनी लिपि भी थी, लेकिन उससे आज तक पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि वो चित्रात्मक थी। अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित और योजनाबद्ध सभ्यता थी, जहां लोग खेती और व्यापार और साफ सुथरे तरीकों से शहरों में जीवन बिताते थे। दोस्तों आखिर इतनी बड़ी सभ्यता खत्म कैसे हो गई, आइए जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। कहा जाता है कि उस समय बहुत बाढ़ आई थी, कुछ नदियां सूख गईं और कुछ ने अपना रास्ता बदल लिया। इससे लोगों को खेती करने और रहने में दिक्कत होने लगी थी। धीरे धीरे लोग अपने शहर छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे और व्यापार भी बंद होने लगे थे और शहर खाली हो गया। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन इसका असली कारण आज भी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है कि ये सभ्यता कैसे खत्म हुई थी। और दोस्तों फिर आता है वैदिक काल। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये वो समय था जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ, वेदों की रचना की गई, इसलिए इसे वैदिक काल भी कहा जाता है। इस समय लोग गांव में रहते थे। उनका मुख्य काम खेती और पशुपालन था। गाय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, यानी गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। लोग यज्ञ करते थे और अग्नि, सूर्य और इंद्र देवताओं की पूजा किया करते थे। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है ऋग वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। और इसी काल में भारतीय समाज और धर्म और संस्कृति का विकास शुरू हुआ। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये वैदिक काल का शुरुआती भाग था। इस समय आर्य पंजाब और सरस्वती नदी के आसपास रहा करते थे। लोगों का मुख्य काम पशुपालन था। गाय को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। लोग साधारण जीवन जीते थे और गाँव में रहते थे। इस समय समाज सरल था। लोग अग्नि, इंद्र, सूर्य और वरुण जैसे देवताओं की पूजा किया करते थे और इस समय यज्ञ किए जाते थे और ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई थी। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय आर्य गंगा के मैदानों तक फैल गए थे। अब लोगों का मुख्य काम खेती बन गया था। लोहे का उपयोग शुरू हो गया था, जिससे खेती और औजार बेहतर हो गए थे। बड़े बड़े राज्य बनने लगे और राजाओं की शक्ति बढ़ने लगी। समाज पहले से ज्यादा जटिल हो गया था। वर्ण व्यवस्था मजबूत हो गई थी और ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था। इसी समय सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो ऋग्वैदिक काल में लोग पशुपालन और सरल जीवन जीते थे और उत्तर वैदिक काल में खेती, राज्य और समाज का विकास तेजी से हुआ। दोस्तों इसके बाद समय आता है महाकाव्य काल का। महाकाव्य काल भारतीय इतिहास का वह समय था जब दो महान ग्रंथ लिखे गए, रामायण और महाभारत। इसलिए इस समय को महाकाव्य काल भी कहा जाता है। यह काल लगभग 600 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों कल्पना कीजिए, उस समय भारत में बड़े बड़े राज्य बनने लगे थे। राजाओं की शक्ति बढ़ती जा रही थी और समाज धीरे धीरे व्यवस्थित होता जा रहा था। लोग धर्म, कर्तव्य और परिवार को बहुत महत्व देने लगे थे। इस काल का पहला महान ग्रंथ था रामायण। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें भगवान राम के जीवन की कहानी मिलती है। उनका वनवास, सीता का हरण और रावण से युद्ध, ये सारी चीजें मिलती हैं। रामायण लोगों को आदर्श जीवन और सच्चाई की सीख देती है। दूसरा महान ग्रंथ था महाभारत, जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध का जिक्र है। इसी ग्रंथ में भगवत गीता का ज्ञान भी मिलता है, जहां कृष्णा ने अर्जुन को कर्म और जीवन का महत्व समझाया था। इस समय लोग गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करते थे। युद्ध में रथ, धनुष और तलवारों का उपयोग किया करते थे। समाज में वर्ण व्यवस्था मजबूत हो रही थी और धर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अगर मैं आपको सरल भाषा में
समझाऊं, जिस समय रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई उसे महाकाव्य काल कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। उनका जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने अहिंसा और सत्य और सादा जीवन जीने की शिक्षा दी। जैसे जैन धर्म में किसी भी जानवर या जीव को नुकसान पहुंचाना पाप माना जाता था। जैन धर्म की कुछ मुख्य बातें आपको बताता हूँ, जैसे कि अहिंसा का समर्थन करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, सादा जीवन जीना। अब दोस्तों बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। उनका जन्म लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों को दुखों से मुक्त करने का मार्ग अपनाया। बौद्ध धर्म की भी मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि इच्छाएं दुख का कारण है, अच्छे कर्म करो, मध्यम मार्ग अपनाओ, शांति और दया रखो। दोस्तों बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, यानी भारत के अलावा अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म को फैलाया। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने लोगों को अहिंसा, शांति और सादा जीवन जीने की शिक्षा दी थी। दोस्तों अब बात करते हैं मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। ये वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित था। महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनाई गई। मगध साम्राज्य इसलिए शक्तिशाली बन गया क्योंकि यहाँ उपजाऊ भूमि थी और लोहे की खानें और नदियों के कारण व्यापार करने की अच्छी सुविधा थी। उसके कुछ प्रमुख शासक थे। पहला बिंबिसार, इन्होंने मगध साम्राज्य को मजबूत बनाया। अजातपुत्र, इन्होंने कई राज्यों को जीतकर साम्राज्य बढ़ाया। महापंडेनंद, इन्होंने नंद वंश की स्थापना की। बाद में मगध साम्राज्य से ही मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। मगध साम्राज्य की कुछ विशेषताएं थीं, जैसे कि शक्तिशाली सेना, लोहे के हथियारों का उपयोग, खेती और व्यापार का विकास, पाटलिपुत्र जैसे बड़े नगर। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझा दूं तो मगध प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, जिसने आगे चलकर बड़े साम्राज्यों की नींव रखी। दोस्तों अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी स्थापना लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उन्होंने चाणक्य की मदद से नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसका विस्तार लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। इसके प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और एक मजबूत सेना बनाई। यूनानी शासक सेल्यूकस को हराया। बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इन्होंने साम्राज्य को और मजबूत बनाया। सम्राट अशोक साम्राज्य के सबसे महान शासक माने जाते हैं। उन्होंने कलिंग युद्ध जीता, लेकिन युद्ध में हुई तबाही को देखकर बहुत दुखी हुए। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। मौर्य साम्राज्य की कुछ विशेषताएं थीं, जैसे विशाल और शक्तिशाली सेना, अच्छी शासन व्यवस्था, सड़क और व्यापार का विकास, पूरे राज्य पर केंद्रित शासन, बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक ने जगह जगह स्तंभ और शिलालेख बनाए जिन पर उनके संदेश लिखे गए। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला विशाल साम्राज्य था, जिसने भारत को राजनीतिक रूप से एकजुट किया। दोस्तों फिर उसके बाद आता है मौर्य उत्तरकाल। मौर्य उत्तरकाल वह समय था जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुरू हुआ था, यानी लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य खत्म हो चुका था और फिर भारत में कई छोटे छोटे राज्य बनने लगे। इस समय शुंग, काव्य और सातवाहन जैसे कई राजवंश उभरे। व्यापार, कला और संस्कृति का विकास हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रचार जारी रहा। दोस्तों अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो मौर्य साम्राज्य के बाद का समय मौर्य उत्तरकाल कहलाता है। दोस्तों अब जानते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश मौर्य उत्तरकाल का एक प्रमुख राजवंश था। इस राजवंश का उदय दक्षिण भारत में हुआ था। लगभग 1 शताब्दी ईसा पूर्व से 3 शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका शासन माना जाता है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक को माना जाता है। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जिसे आज पैठन के नाम से जाना जाता है। ये वंश व्यापार और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। उस समय भारत का व्यापार रोम जैसे देशों तक होता था। सातवाहन शासकों ने सड़कें, नगर और व्यापार को बढ़ावा दिया और इसके प्रमुख शासक थे गोमतीपुत्र सातकर्णी, सबसे महान शासक माने जाते हैं। इन्होंने शक शासकों को हराकर और साम्राज्य को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया था। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, इन्होंने व्यापार और शासन को आगे बढ़ाया। सातवाहन वंश की कुछ विशेषताएं: दक्षिण भारत का शक्तिशाली राजवंश, व्यापार और समुद्री व्यापार के लिए विकास, बौद्ध धर्म को संरक्षण, कला और स्थापत्य का विकास, शीशे और तांबे के सिक्कों का उपयोग। इस समय कई स्तूप और गुफाएं बनाई गईं। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो सातवाहन वंश दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसने व्यापार, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। दोस्तों हम जान लेते हैं कि दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश थे प्राचीन समय के टाइम में। तो दोस्तों दक्षिण भारत में प्राचीन समय में कई शक्तिशाली राजवंश हुए, जिन्होंने व्यापार, कला, मंदिर और संस्कृति को बहुत आगे तक बढ़ाया। इनमें मुख्य रूप से चोल, चेर और पांड्य राजवंश प्रसिद्ध थे।
जिसमें पहला है चोल वंश। तंजावुर चोलों की प्रमुख राजधानी थी। चोल शासक बहुत शक्तिशाली नौसेना रखते थे। उन्होंने दक्षिण भारत और समुद्री व्यापार को मजबूत बनाया। मंदिर निर्माण और कला में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर उसके बाद आता है चेर वंश। चेर वंश का शासन वर्तमान में केरल क्षेत्र में था। ये लोग मसालों और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। विदेशों के साथ इनका व्यापार होता था। पांड्य वंश का मुख्य क्षेत्र मदुरै था। ये वंश मोती व्यापार और तमिल संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंशों की कुछ ये विशेषताएं थीं, जैसा कि समुद्री व्यापार का विकास, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण, कला और साहित्य को बढ़ावा देना, मजबूत नौसेना रखना, दक्षिण भारत की संस्कृति का विकास। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंश व्यापार, मंदिर, कला और समुद्री शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों, अब हम जानते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक महान साम्राज्य था। इसकी स्थापना लगभग 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। इस काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का विस्तार किया और चंद्रगुप्त सेकंड के समय साम्राज्य सबसे शक्तिशाली बना। इस समय कला, साहित्य, विज्ञान और शिक्षा का बहुत विकास हुआ। आर्यभट्ट और कालिदास जैसे महान विद्वान इसी काल में हुए। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझा दूं तो गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, जहाँ ज्ञान, कला और संस्कृति का खूब विकास हुआ। दोस्तों, उसके बाद आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। इसका सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन था। वर्धन वंश का शासन लगभग 7वीं शताब्दी में हुआ। इसकी राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन बहुत वीर और बुद्धिमान शासक था। उसने उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। वे सिर्फ अच्छे योद्धा नहीं थे, बल्कि कला, शिक्षा और धर्म के समर्थक भी थे। उनके समय में शिक्षा और संस्कृति का खूब विकास हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय को भी संरक्षण मिला और चीन से आए हुए यात्री हेन सोंग ने भी हर्षवर्धन के शासन की प्रशंसा की। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे, लेकिन वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वे दान और धार्मिक भावनाओं के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। उनकी मृत्यु के बाद वर्धन वंश कमजोर हो गया और धीरे धीरे समाप्त हो गया। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो वर्धन वंश हर्षवर्धन के कारण प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने उत्तर भारत में शांति, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। दोस्तों, अब जानते हैं प्राचीन भारत की कला और संस्कृति के बारे में। प्राचीन भारत की कला और संस्कृति बहुत समृद्ध और विकसित थी। यहाँ के लोग संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला में बहुत आगे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सुंदर नगर, मिट्टी के बर्तन और मोहरें बनाई जाती थीं। बाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय में स्तूप, विहार और गुफाओं का निर्माण हुआ। सांची स्तूप, अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाएं इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। गुप्त काल में कला और संस्कृति अपने चरम पर पहुंची थी, इसीलिए इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मंदिर निर्माण, चित्रकला और मूर्तिकला का खूब विकास हुआ। संस्कृत भाषा और साहित्य भी आगे बढ़ा और कालिदास जैसे महान कवि इसी समय में हुए थे। प्राचीन भारत में लोग धर्म, ज्ञान, प्रकृति और कला को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। योग, संगीत और नृत्य भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो प्राचीन भारत अपनी कला, मंदिरों, साहित्य और संगीत और संस्कृति के कारण पूरी दुनिया में मशहूर था। तो दोस्तों, हमने कला और संस्कृति के बारे में तो जान लिया। अब हम जानते हैं शिक्षा के बारे में। आज हम बहुत ही शॉर्ट में जानेंगे प्राचीन भारत की शिक्षा और व्यवस्था के बारे में। प्राचीन भारत में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ाई करते थे। वहाँ केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि अनुशासन और अच्छे संस्कार भी सिखाए जाते थे। अब बात करते हैं प्रमुख विश्वविद्यालयों की। नालंदा विश्वविद्यालय ये सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जहाँ विदेशों से भी छात्र पढ़ने आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र था। तो दोस्तों, प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था दुनिया में बहुत प्रसिद्ध थी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं विज्ञान की, तो उस समय प्राचीन भारत में विज्ञान भी काफी ज्यादा विकसित हो चुकी थी। उस समय गणित, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और धातु विज्ञान में महत्वपूर्ण खोज हो गई थी। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज भी की और ग्रहों की गति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद, चिकित्सा और विज्ञान को आगे बढ़ाया। प्राचीन भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा और भारत विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। दोस्तों, ये हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण किताबें। अर्थशास्त्र जिसे चाणक्य ने लिखी, इंडिका जिसे मेगस्थनीज ने लिखी, राजतरंगिणी जिसे कल्हड़ ने लिखी, हर्षचरित जिसे आर्यभट्ट ने लिखी, अभिज्ञान शकुंतलम जिसे कालिदास ने लिखा। दोस्तों, ये हैं उस समय के महत्वपूर्ण विदेशी यात्री। जैसे मेगस्थनीज यूनान से आया था मौर्य काल में, फाहान चीन से आया था गुप्त काल में, हेनसोंग चीन से आया था हर्षवर्धन के काल में, इत्सिंग चीन से आया था हर्षोत्तर काल में। दोस्तों, अब हम ऐसी चीजों पर नजर डाल लेते हैं जो हमारी परीक्षाओं में काम आएंगी। जैसे कि सबसे पहली प्राचीन वेद कौन सी है, तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है,
तो सिंधु घाटी सभ्यता। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ सिंह का स्तंभ। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? धर्म चक्र। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन से थे? महावीर स्वामी। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में। महापरिनिर्माण कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। आर्यभट्ट को क्या कहा जाता है? गणितज्ञ। चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी? अर्थशास्त्र। दोस्तों अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपको आसानी होगी एग्जाम देने में। और दोस्तों एक बार आप इस पर भी नजर डाल लीजिए कालक्रम में, यानी टाइमलाइन के बारे में। पूरा पाषाण काल का समय था 25 लाख वर्ष पहले। मध्य पाषाण काल का समय था 12,000 ईसा पूर्व में। नव पाषाण काल का समय था 7,000 ईसा पूर्व में। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। ऋग वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। महाजनपद काल का समय 600 ईसा पूर्व के समय का था और मौर्य काल का समय 322 ईसा पूर्व का था। गुप्त काल का समय 319 ईस्वी का था। दोस्तों मैं आपको याद रखने की कुछ टिप्स दे देता हूँ। इस ट्रिक को अपनाकर आप आसानी से ये चीजें याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर भारत के पूरे प्राचीन इतिहास को विस्तार से कवर किया है। अगर आपने ये वीडियो पूरी ध्यान से देख ली है तो यकीन मानिए प्राचीन इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ऐसी मेहनत वाली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देगा। और अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, एनडीए या सीडीएस या कोई भी एग्जाम, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो पूरी हिस्ट्री सीरीज आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। बाकी मेहनत करते रहो, खुद पर भरोसा रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।